आप लोगों ने ईडी का नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो क्या है ईडी, क्यों आज यह है चर्चे में, कैसे कार्य करती है ईडी, और ईडी जो पैसे को जब्त करती है क्या होता है उन पैसों का। बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, तो जानिए पूरी जानकारी इसके बारे में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हूं अमरजीत कुमार, हमारे चैनल अवेयरनेस जानकारी में आपका स्वागत है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यह एक वित्तीय जांच एजेंसी है जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन काम करती है। दोस्तों, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में जो केसेस होते हैं उनको लेकर काम करती है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इसके संबंध में जानकारी आपको कुछ समय बाद इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले इसके हिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूँ कि ईडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो 1 मई 1956 को इन्फोर्समेंट यूनिट बनाई गई थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अधीन, और उस समय जो इसे कानून दिया गया था वो था फेरा 1947 यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। इसका मतलब यह था कि विदेशों से ऐसा पैसा आ रहा हो जो देश को तोड़ने का काम कर रहा हो, उस धन को रोकने के लिए इस कानून का गठन हुआ था। और लगभग 1 साल के बाद इन्फोर्समेंट यूनिट का नाम बदलकर 1957 में इसे नया नाम दिया गया जो कि ईडी था। शुरुआत में यह एजेंसी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन को कंट्रोल करती थी, पर बाद में फीमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 ये फॉरेन एक्सचेंज की मैनेजमेंट को भी देखने लगी ये एजेंसी। शुरुआती में ईडी के 2 ब्रांचेस थे, बॉम्बे एंड कलकत्ता, और अभी के समय 5 रीजनल ऑफिस हैं, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली। अब मैं आपको बताऊंगा कि ईडी कार्य कैसे करती है और जो पैसों को ये जब्त करती है तो क्या होता है उन पैसों का। तो कैश को जब्त करने के बाद ईडी इसे अपने ऑफिस में रखती है। इसके बाद ईडी पूरे पैसे को ईडी के बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं और उनके द्वारा जब्त किए गए पैसे को फिक्स डिपॉजिट में बदला जाता है। और अगर वो गहने को जब्त करते हैं तो गहनों को वैल्यूएशन करके बैंक लॉकर में रख दिया जाता है। इसमें जब्ती की पूरी जानकारी दी जाती है ताकि आगे पता चले कि किसके पास कितना पैसा था और किस रूप में जमा हुआ था। उसके बाद जिस इंसान का पैसा जब्त किया गया था उस पर कोर्ट में केस चलता है और दोषी साबित होने पर उसके सारे जब्त किए गए पैसे को ईडी भारत सरकार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वह भारत सरकार का पैसा हो जाता है। भारत सरकार उन पैसे को अपने मुताबिक खर्च करती है, चाहे विकास कार्य में या अन्य कार्य में। इसके अलावा पीड़ित पार्टी के पास भी पैसा जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने देश के सरकारी बैंकों को 22,000 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया और उसके बाद वे सभी विदेश भाग गए। ईडी ने मामले की जांच की और सभी के संपत्ति की जांच करना शुरू कर दिया। ईडी के वेबसाइट के मुताबिक इन सभी के 19,000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जब्त की गई। इनमें से 15,000 करोड़ की संपत्ति बैंकों को लौटाया जा चुका है जहाँ से इन तीनों ने फ्रॉड किया था। अगर किसी व्यक्ति का दोष नहीं साबित हुआ तो जांच एजेंसी द्वारा उनके पैसे को वापस लौटा दिया जाएगा। ऐसी ही घटना साल 1995 में हुई थी। ईडी ने एक ट्रेवल एजेंसी के मालिक के घर में छापा मारा था और करीब 7,95,000 रुपया जब्त किए थे, पर दोषी नहीं साबित होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को 6% ब्याज के साथ करीब 20 लाख रुपए लौटाए थे। और अगर ईडी के द्वारा किसी मकान, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन को जब्त किया जाता है तो सबसे पहले उसे खाली कराने का नोटिस दिया जाता है। इस नोटिस की टाइमिंग अलग अलग होती है। जब ये डेट खत्म हो जाती है तो ईडी उसे सील करके अपने अंदर ले लेती है। और अगर फैक्ट्री जब्त होती है तो केस चलने के दौरान उससे मिलने वाले प्रॉफिट ईडी के पास जाता है। संपत्ति जब्त के बाद मामला दिल्ली के एजुकेटिव अथॉरिटी के पास चला जाता है। मामले से जुड़े पार्टी को भी नोटिस जाता है ताकि वह अपना डिफेंड कर सके। एजुकेटिव अथॉरिटी को 180 दिन का समय होता है ताकि वो जब्त को कंफर्म करे कि वो फ्रॉड सही में है या फिर गलत है। एक बार कंफर्म हो जाने के बाद ईडी उसे अपने अंडर कर लेती है और जब कोई बेईमानी संपत्ति को वह जब्त करते हैं तो जब्त करके सेल करने के बाद जो अमाउंट आता है उसे फाइनेंस मिनिस्टर को दिया जाता है। ईडी कुल 4 कानूनी मामले के तहत कार्रवाई करती है, जिसमें सबसे पहला है पीएमएलए 2002। पीएमएलए का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यह एक क्रिमिनल लॉ है। अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो इसके तहत आप इस लॉ में आते हैं। गलत तरीके से पैसे कमाने का मतलब यह है कि 2 नंबर के पैसे, जिसे ब्लैक मनी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रिसेंट न्यूज में बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्था चटर्जी के तो आपने सुना ही होगा, जो एसएससी स्कैम में पकड़े गए थे। नवाब मलिक महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और सत्येंद्र जैन दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर, ये सभी पीएमएलए के तहत इसी केस में आते हैं जिनके घर पे ईडी का छापा पड़ा था। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का उत्पत्ति यूएसए में माफिया समूह से हुआ था। इन समूहों ने जबरन वसूली, जुआ इत्यादि से भारी मात्रा में कमाई की और इन पैसों को वैध करके वो दिखाया। तो मनी लॉन्ड्रिंग का तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। तो आप कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से जो प्राप्त धन राशि को छुपाने का एक तरीका है, और जो व्यक्ति धन का हेरा फेरी करता है उसे लॉन्डरर कहते हैं। तो आइए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ
कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है। तो आइए इसे एक आसान भाषा में समझते हैं। अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसकी वास्तविक बाजार की कीमत 1 करोड़ है, लेकिन कागज पर उसकी कीमत 50 लाख यानी कि कम दिखाते हैं, जिसके कारण हमें 1 करोड़ पे ज्यादा टैक्स देना पड़ता, 50 लाख में लिए गए संपत्ति पर टैक्स कम देना पड़ रहा है और बचे हुए 50 लाख को किसी भी क्रिप्टो करेंसी या फिर स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें टैक्स कम देना पड़े और इस प्रकार चोरी के माध्यम से काला धन जुटाया जाता है। दूसरा पॉइंट है फीमा 1999 यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऐसी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन जो कि कमाते तो इंडिया में है, लेकिन वह अपने हिस्से के पैसे को बाहर देश में भेज देते हैं, जैसे कि Xiaomi, वजीरैक्स और एमनेस्टी इंडिया। यह सब वो कंपनी है जो कि अपने हिस्से के पैसे को बाहर के देशों में भेजकर देश का नुकसान करते हैं और टैक्स कम पे करते हैं। इस कानून के तहत अगर आप इंडिया से पैसा बाहर भेजते हैं बिना सरकार के परमिशन का और सरकार को इसका पता नहीं होता है, और आप अगर अन्य देश में कोई भी कंपनी या फिर कोई घर बनाते हैं जिसका जानकारी सरकार को नहीं देते हैं, आप इस कानून के अंदर आएंगे। या फिर बाहर के कोई संगठन देश को तोड़ने के लिए पैसा भेजता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और एनजीओ को, जैसे कि जम्मू कश्मीर में होता है, तो आप इस कानून के अंदर आएंगे। इसी पे नियंत्रण रखने के लिए फीमा 1999 का गठन किया गया है। तीसरा है आपका FEOA 2018 यानी कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। यह कानून 2018 में बनाया गया था। विजय माल्या, नीरव मोदी जो कि बैंकों से पैसा लेकर बाहर के देशों में भाग गए थे, उन्हें पकड़ने के लिए यह कानून को बनाया गया था। इस कानून के तहत इन भागे गए भगोड़ों के संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है और उन्हें सरकारी बैंकों को वापस दिया जाता है। PMLA 2002 के तहत 31 मार्च 2022 तक ईडी 1 लाख करोड़ से ज्यादा संपत्ति जब्त कर चुकी है, जो कि ईडी के साइट से लिया गया है। PMLA के तहत 17 साल में 5422 केस दर्ज किए गए हैं। इसके मामले में सिर्फ 25 लोग ही दोषी साबित हुए हैं। और लास्टली है फोर्थ, जो कि है COAPPOSA 1974। इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट। इस कानून के तहत विदेशी मुद्राएं संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत इसे लागू किया गया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।